पेरिलस स्टेट, ये जो शब्द है ना पेरिलस, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेना इसे। सिनोनिम और एंटोनिम में अक्सर पूछा जाता है, बार बार आता ही रहता है। पेरिलस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक, जोखिमपूर्ण, है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो। तो जोखिमपूर्ण हालत किसकी? भारत की। और ये जो भारत के सारे राज्य हैं ना, इन सभी की हालत एक तरीके से बहुत ही गड़बड़ चल रही है। कुल मिला के आर्थिक हालात भारत की केंद्र सरकार के और ये जो भारत के राज्य हैं, इन सभी के आर्थिक हालात बहुत ही ख़राब हैं। इन्हीं खराब आर्थिक हालातों पर चर्चा की गई है हमारे आज के एडिटोरियल में। द सेंटर नीड्स टू हेल्प स्टेट्स फाइनेंशियली, कि केंद्र सरकार को किस चीज़ की आवश्यकता है? केंद्र सरकार को ज़रूरत है टू हेल्प स्टेट्स फाइनेंशियली, कि केंद्र सरकार जो है राज्यों की आर्थिक रूप से जो है मदद करे। सो दैट, ताकि दे कैन फाइट द वायरस बेटर, ताकि वे इस कोरोना वायरस के खिलाफ बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ सकें। आगे देखते हैं। स्टेट फाइनेंसेस आर इन ए शेम्बल्स, ये जो शब्द है ना शेम्बल्स, इस शेम्बल्स का मतलब होता है ए स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न, है ना, डिसऑर्डर, कि कुल मिला के ये जो राज्य हैं, स्टेट फाइनेंसेस, कि भाई राज्यों की जो आर्थिक हालत है वो जो है ना बहुत ही गड़बड़ चल रही है, बहुत ही ख़राब है। एवरी सिंगल स्टेट्स विदाउट एक्सेप्शन, मतलब हर राज्य की हालत ख़राब है। एवरी सिंगल स्टेट्स विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी अपवाद के। दो यद्यपि द डिग्री में वेरी, कि भाई थोड़ा बहुत डिग्री में अंतर हो सकता है, कि किसी राज्य की हालत ज़्यादा ख़राब है, किसी की थोड़ी कम ख़राब है, लेकिन कुल मिलाकर आर्थिक हालात लगभग हर राज्य की ख़राब है। द कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन किसके कारण आया है? लॉकडाउन इंड्यूस का मतलब है कि भाई इसके कारण, इसने प्रेरित किया इस लॉकडाउन को, कि कोविड-19 जिसके चलते इस लॉकडाउन की शुरुआत हुई, हैज़ डील्ड स्टेट फाइनेंसेस ए ट्रिपल वार्मी, ये जो शब्द है ना वामी, इस वामी का मतलब होता है कि भाई कोई भी एक ऐसी ताकत जिसके चलते आपको कठिनाई से गुजरना पड़ता है ना, उसको बोलते हैं वामी, है ना, एक तरीके की बाधा, एक तरीके की रुकावट, है ना। तो आप ऐसा कह सकते हो कि भाई इस कोविड-19 के चलते ये जो लॉकडाउन की शुरुआत हुई है, तो इसमें क्या करना पड़ा है हमें? इसमें जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक तरीके से तिहरी मार से गुजरना पड़ा है हमें, है ना, दोहरी मार भी नहीं, तिहरी मार, ट्रिपल वामी, है ना। आगे देखते हैं कि देयर ऑन रेवेन्यू सोर्सेस, कि भाई जो भी राज्य हैं उनको जिनसे इनकम होती है ना, उनके रेवेन्यू सोर्सेस क्या हैं? अब देखो उन तीन तिहरी मार पड़ी है ना, कौन कौन सी तिहरी मार पड़ी है? मेनली फ्रॉम लिक्वर सेल्स, कि भाई जो राज्यों को रेवेन्यू प्राप्त होता है, इनकम प्राप्त होती है, ज़्यादातर कहाँ से होती है? लिक्वर सेल, ये जो शराब जो बेची जाती है ना, उससे मिलती है। दूसरा स्टाम्प ड्यूटी फ्रॉम प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कि प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी खरीद फरोख्त होती है ना, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उस पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाती है सरकार के द्वारा, उससे सरकार को आय मिलती है। एंड सेल्स टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसके अलावा ये जो पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं इन पर जो सेल्स टैक्स लगाया जाता है, उसके माध्यम से राज्यों को जो है इनकम होती है। तो अब देखो ये तीनों के तीनों ही बंद पड़े हैं, न तो शराब की बिक्री चल रही है, न जो है ये जो प्रॉपर्टी का लेन देन होता है ना, इस पर जो है ये भी बंद पड़ा है पूरी तरीके से। इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पाद हैं, पेट्रोलियम का काम ही बंद पड़ा है ना, सारे उद्योग धंधे और जहाँ पेट्रोलियम का यूज होता है वो सब कुछ बंद पड़ा है, तो सेल्स टैक्स में भी कमी आई है। तो ये जो तीन मुख्य जो क्षेत्र हैं, तो ये तीनों की तीनों ही मुख्य क्षेत्र जिनसे कि सरकार को इनकम होती है, तीनों क्षेत्र जो है बड़े व्यापक रूप से प्रभावित हुए हैं। तो ये जो तीनों क्षेत्र हैं ना, दैट अकाउंट फॉर का मतलब होता है उत्तरदायी होना, कारण होना, कि ये तीनों की तीनों जो क्षेत्र हैं वे कारण हैं किस चीज़ के? हाफ देयर टोटल रेवेन्यूज़, कि भाई सरकार को जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है, जितनी भी इनकम सरकार को प्राप्त होती है, उनमें से आधी इनकम तो इन तीन क्षेत्रों से ही आती है। तो इन तीनों क्षेत्रों में हमें क्या देखने को मिला है? हैव कोलैप्स्ड। कोलैप्स का मतलब होता है गिर जाना, ढह जाना। जैसे कोई इमारत खड़ी होती है ना, वो जो है भूकंप आया तो गिर जाए, ढह जाए, उसको बोलते हैं कोलैप्स। तो ये तीनों की तीनों जो पिलर है ना, एक तरीके से सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के, ये जो तीन मुख्य पिलर हैं, तीनों के तीनों ढह गए हैं, तीनों के तीनों गिर गए हैं। ये एडिटोरियल यहाँ तक बात करता है। आगे देखते हैं। एंड देयर एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा। और ये राज्य सरकार जो है इनके खर्चों की अगर हम बात करें, जैसे कि सच एज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, कि भाई राज्य सरकारों ने जो भी पैसे उधार ले रखे हैं ना, उन पर जो इंटरेस्ट उनको देना पड़ता है, जो ब्याज उनको देना पड़ता है। इसके अलावा सोशल सेक्टर स्कीम्स, कि भाई विभिन्न राज्य सरकारें जो विभिन्न सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं चलाती हैं, उन पर राज्य सरकारों को खर्चा करना पड़ता है। एंड स्टाफ सैलरीज, इसके अलावा
ये जो राज्य के जो भी स्टाफ है ना उनको जो वेतन देना पड़ता है, सैलरीज देनी पड़ती है, रिमेन्स अनचेंज। तो देखो एक तरीके से इनकम तो हो गई कम और खर्चा जो है वो कि वही बना हुआ है कि भाई ये जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको जो है एक तरीके से भुगतान देना पड़ ही रहा है। इसके अलावा जो भी सामाजिक कल्याण इससे संबंधित योजनाएं चल रही हैं वो लगातार बनी हुई हैं। तो कुल मिला के बात ये हुई कि इनकम तो आने रही लेकिन खर्चा जो है बराबर बना हुआ है। तो इस तरह से भी जो है आर्थिक हालात खराब हुए हैं। आगे देखते हैं वॉर्स। और वॉर्स का मतलब होता है और भी बुरी हालत है ना, बद से बदतर हालत, कि और भी बुरे हालात क्या हैं। दे आर नाउ कॉल्ड अपॉन, कि ये जो राज्य सरकारें हैं ना इनसे मांग की गई है। कॉल अपॉन का मतलब होता है मांग करना। टू स्पेंड मोर ऑन बीफ अप, ये जो बीफिंग अप है ना, बीफ अप का मतलब होता है कि और मजबूत बनाना है ना, टू मेक समथिंग स्ट्रोंगर है ना, कि भाई आप क्या करो कि भाई और चीज़ को और मजबूत बनाओ, सहारा दो उस चीज़ को, ताकतवर बनाओ और चीज़ को। तो राज्य सरकारों से जो है मांग की गई, किस बात की मांग की गई कि राज्य सरकारें जो है और ज़्यादा खर्चा करें, स्पेंड मोर ऑन बीफिंग अप देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई राज्य सरकारों का जो भी स्वास्थ्य तंत्र है ना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर क्या करे राज्य सरकारें और ज़्यादा खर्चा करें। एंड ऑन कोविड-19 मेजर्स, मेजर्स का मतलब होता है उपाय, कि भाई कोविड-19 को रोकने के लिए राज्य सरकार क्या करे, कुछ उपाय अपनाए और उन उपायों के तहत जो भी स्वास्थ्य तंत्र है उस स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत बनाने के लिए और ज़्यादा खर्चा किया जाए। जैसे कि राज्य सरकारों को क्या करना चाहिए, टेस्टिंग जो है, ये जो कोरोना वायरस है ना, इससे संबंधित टेस्टिंग बढ़ाई जाए। इसके अलावा जो है ट्रीटमेंट पर जो है और पैसा खर्च किया जाए। एंड क्वारंटीनिंग, क्वारंटीन का मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति वायरस से संक्रमित पाया गया तो उस व्यक्ति को 14 दिनों के लिए या महीने भर के लिए बिल्कुल अलग से जो है उसका इंतजाम कर देना, उसको अलग कर देना थोड़े दिनों के लिए। तो क्वारंटीन या फिर ये जो ट्रीटमेंट है या टेस्टिंग है, इन पर जो है राज्य सरकारों को कहा गया है कि भाई राज्य सरकार जो है इन पर और ज़्यादा पैसा खर्च करे। आगे देखते हैं। इसलिए इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, यह आश्चर्यजनक नहीं है, दैट ऑल ऑफ देम, कि ये सारे की सारे राज्य हैं ना, इंक्लूडिंग द गोल्ड स्टैंडर्ड वंस, गोल्ड स्टैंडर्ड वंस का मतलब है ऐसे राज्यों के लिए कहा जा रहा है जो कि मतलब बहुत ही अच्छी कैटेगरी में आते हैं ना, गोल्ड स्टैंडर्ड वंस है ना, जैसे कि महाराष्ट्र है ना, पैसों की कोई कमी नहीं है, अच्छी हालत में है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आर नाउ प्लीडिंग। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि वैसे तो सभी राज्यों की हालत ख़राब है, लेकिन जो अच्छे राज्यों की श्रेणी में भी आते हैं ना, यानी कि ऐसे राज्य जो कि आर्थिक दृष्टि से मजबूत हैं, उनमें भी अगर हम बात करें जैसे कि महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है या फिर कर्नाटका है, ये सारे की सारे राज्य आर नाउ प्लीडिंग। प्लीड का मतलब होता है विनती करना है ना, याचना करना, फॉर फंडिंग सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर। तो ये सारे के सारे जो राज्य हैं ना, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये भी जो है केंद्र सरकार से जो है एक तरीके से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आर नाउ प्लीडिंग फॉर फंडिंग सपोर्ट फ्रॉम सेंटर, ये भी केंद्र सरकार से बोल रहे हैं कि साहब हमें फंड दिया जाए, पैसा दिया जाए और हमारी मदद की जाए। एंड रिलैक्सेशन, और ये राज्य क्या कह रहे हैं, रिलैक्सेशन, छूट दी जाए, किस चीज़ में, इन बोरोइंग रूल्स बाय द आरबीआई, कि भाई राज्य सरकार आरबीआई से जो पैसा उधार लेती है ना, राज्य सरकारें आरबीआई से जो पैसा उधार लेती हैं तो उसके क्या है, कुछ नियम होते हैं, तो उन नियमों में भी ये जो है छूट की मांग कर रहे हैं कि भाई जो है हम जो है पैसे को लौटाने में थोड़ी छूट दी जाए, इंटरेस्ट रेट में थोड़ी छूट दी जाए ना, तो उसकी रिलैक्सेशन की भी इन्होंने मांग की है। एंड द सेंटर हैज़ बीन वाचिंग, और केंद्र सरकार जो है लगातार देख रही है ना, एंड द सेंटर हैज़ बीन वाचिंग साइलेंटली, चुपचाप देख रही है। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम। सम स्टेट्स हैव गॉन अहेड एंड कट सैलरीज, कि साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ राज्य जो हैं और आगे गए हैं, हैव गॉन अहेड मतलब कुछ राज्यों ने आगे जाके कदम उठाया है, हैव गॉन अहेड एंड कट सैलरीज ऑफ देयर एम्प्लॉयज़, कि भाई राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उन राज्य सरकार के कर्मचारियों की जो है सैलरीज कट कर दिए है ना, एंड पेंशन में उन कमी कर दिए, पेंशन बेनिफिट जो होते हैं ना उनमें कमी कर दिए। टू रेन इन एक्सपेंसेस का मतलब है खर्चा। ये जो शब्द है ना रेन इन, इस रेन इन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करने का प्रयास करना है ना। तो एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि भाई ये जो खर्चे हैं ना राज्य सरकारों के, उन राज्य सरकार के खर्चों को कंट्रोल करने के लिए विभिन्न राज्यों ने क्या करने की शुरुआत कर दी है कि वे क्या कर रहे हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज को कट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो पेंशन दी जाती है, पेंशन के जो फ़ायदे होते हैं उनमें जो है कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो कुछ ऐसे हालात हैं। आगे देखते हैं। इट कुड बी आर्ग्यूड, अब यह तर्क दिया जा सकता है दैट बाय सीकिंग कंजिक्यूटिव
एक्सटेंशंस ऑफ द लॉकडाउन बाय सीकिंग का मतलब है मांग करते हुए, कंजिक्यूटिव यानी लगातार, एक्सटेंशन यानी और ज़्यादा बढ़ा देना है ना, और ज़्यादा विस्तार कर देना, ऑफ द लॉकडाउन. It could be argued that by seeking consecutive extensions of the lockdown, the states are wrong in their approach. अब देखो ये पॉसिबिलिटी बनती है ना, यहाँ कुड आया है पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए कि भाई ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ये तर्क दिया जा सकता है. कौन सा तर्क दिया जा सकता है कि भाई ये जो विभिन्न राज्य है ना, ये कॉमा से और ये जो कॉमा तक लिखा हुआ है ना, ये क्या एडिशनल जानकारी, इसको भी पढ़ेंगे हम. आप यहाँ आओ, सीधा वाक्य इस तरह से चल रहा है हमारा. इट कुड बी आर्ग्यूड दैट बाय सीकिंग कंजिक्यूटिव एक्सटेंशंस ऑफ द लॉकडाउन, उसके बाद में यहाँ आओ कि द स्टेट्स आर रॉन्ग इन देयर अप्रोच. कि भाई कुछ लोग जो हैं वो ये तर्क दे सकते हैं कि बार बार लगातार लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग करके ये जो राज्य है ना, सारे के सारे राज्य हैं, इनका रवैया ही गलत है. यानी कि कुल मिला के ये जो राज्य, जो विभिन्न राज्य हैं, इन्होंने बार बार केंद्र सरकार से कहा है ना कि लॉकडाउन को और बढ़ा दिया जाए, और बढ़ा दिया जाए. तो कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि भाई राज्य सरकारों का जो रवैया है वो गलत है. अब देखते हैं कोमा लगा के क्या लिखा हुआ है. विच इम्पोजेज ट्रेमेंडस स्ट्रेन. अब देखो ये जो लगातार, अब ये देखो ये जो लॉकडाउन के लिए कहा गया है कि लॉकडाउन के चलते क्या होता है. विच इम्पोज, इम्पोज का मतलब होता है थोपना, है ना. ट्रेमेंडस का मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में, स्ट्रेन का मतलब है तनाव. ऑन नॉट जस्ट देयर फाइनेंसेस, कि भाई जब लॉकडाउन बार बार लगाया जाता है तो उसके माध्यम से बहुत ज़्यादा मात्रा में तनाव बढ़ता है. किस चीज़ पर? फाइनेंसेस पर. फाइनेंस मतलब कि भाई ये जो आर्थिक स्थिति है ना, कि भाई जो आर्थिक हालात हैं उन पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ता है. बट आल्सो, लेकिन साथ ही साथ दैट ऑफ द सेंटर, लेकिन इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार पर भी दबाव आता है. लॉकडाउन जब बार बार बढ़ाया जाता है तो विभिन्न राज्य जो हैं उनकी जो आर्थिक हालत है उस पर तो दबाव आता ही आता है, केंद्र सरकार पर भी दबाव आता है ना. तो ये यहाँ तक बात की गई एडिटोरियल में. आगे देखते हैं. आर दे टेकिंग द इजी ऑप्शन बाय सीकिंग एक्सटेंशंस एंड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब साथ ही साथ, डिमांडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर. अब देखो एडिटोरियल प्रश्न पूछता है, क्या बात पूछता है कि भाई क्या जो राज्य हैं यह एक आसान रास्ता चुन रहे हैं. इजी ऑप्शन मतलब आसान विकल्प. बाय सीकिंग एक्सटेंशन, कि भाई लगातार जो है एक्सटेंशन की, एक्सटेंशन मतलब कि भाई लॉकडाउन को और बढ़ा दिया जाए ना, कि सीकिंग यानी मांग करते हुए, कि भाई क्या विभिन्न राज्य जो हैं लगातार इस लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग करते हुए क्या आसान विकल्प देख रहे हैं. एंड साइमल्टेनियसली डिमांडिंग, और साथ ही साथ विभिन्न राज्य जो हैं वो इस बात की भी मांग कर रहे हैं. किस बात की भी? कि उन्हें जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए ना, उनकी वित्तीय रूप से मदद की जाए फ्रॉम द सेंटर. कि भाई केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं ना वो, तो वे क्या एक आसान मार्ग चुन रहे हैं कि भाई हमें तो कुछ नहीं करना पड़े, बोल दिया लॉकडाउन को बढ़ाओ, अब जो है केंद्र सरकार जाने, केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार से ये मांग भी कर दी कि हमें पैसा भी चाहिए क्योंकि हमारे आर्थिक हालात भी ठीक नहीं है. आगे देखते हैं कि तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र इन देयर डेस्परेशन, डेस्परेशन का मतलब होता है निराशा की हालत में, है ना, बहुत ही ज़्यादा निराशा की हालत में. कमेंस्ड, कमेंस्ड का मतलब होता है शुरुआत करना. लिक्वर सेल्स विद आउटलेट, आउटलेट का मतलब होता है बिक्री केंद्र. फ्लाउटिंग, ये जो फ्लाउट शब्द है ना, इस फ्लाउट का मतलब होता है कानून की अवहेलना करते हुए, कानून का उल्लंघन करते हुए ना, कानून का एक तरीके से मजाक उड़ाते हुए. ऑल फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब होता है प्रावधान. फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का मतलब है कि भाई कोरोना वायरस के चलते ये जो हमने नियम बना रखे हैं ना कि भाई फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे ना, लोग बाग जो है ना ज़्यादा निकट नहीं आएंगे, क्लोज नहीं आएंगे, दूरी बना के रखेंगे. तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने क्या किया कि भाई आर्थिक हालात बहुत ख़राब थे, तो बिल्कुल निराशा की हालत में ये थे तीनों के तीनों राज्य. तो इन्होंने क्या किया, शराब बेचने की शुरुआत कर दी अपने बिक्री केंद्रों पर, अवहेलना करते हुए, उल्लंघन करते हुए. किनका? ऑल फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स. कि भाई जब ये जैसे इन्होंने शराब बेचने की शुरुआत की ना, तो देखने को क्या मिला हमें, ये भीड़ इकट्ठी हो रही है जगह जगह, है ना. तो ये जो फिजिकल डिस्टेंसिंग प्रावधान हमने जो बना रखे हैं ना, उनका एक तरीके से उल्लंघन हो रहा है, या उनका एक तरीके से मजाक उड़ रहा है ना, ऐसा भी कह सकते हैं. आगे देखते हैं. द फियर इज दैट, इस बात का भय है, दिस कुड सीड फ्रेश इन्फेक्शन. कि देखो ये जो आप शराब बेचने की शुरुआत कर रहे हो, इसके माध्यम से लोगों की, शराब की दुकानों पर जो है लोगों की भीड़ जुट रही है ना, तो एक तरीके से क्या हो सकता है इसके माध्यम से, भय यह है, द फियर इज दैट दिस कुड, अब देखो यहाँ पे फिर कुड जो है फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए है. दिस कुड सीड, सीड का मतलब एक तरीके से बीज बो देना, फ्रेश इन्फेक्शंस, कि भाई फ्रेश इन्फेक्शन, कि भाई इस बात के बीज बोए जा सकते हैं कि कोरोना वायरस के माध्यम से, कि भाई आपने, कि अब तक हमने लॉकडाउन लगाया, क्यों लगाया लॉकडाउन? ताकि कोरोना वायरस में धीरे धीरे कमी आए.
लेकिन ये जो एक तरीके से गड़बड़ फैल रही है ना कि राज्यों की आर्थिक हालात जो है ख़राब हो रहे हैं, तो राज्य जो है मतलब बड़े ही डेस्परेट हालत में है ना, बड़े ही निराशा की हालत में है। तो वे जो है कोई शराब बेचने की शुरुआत कर रहा है, कोई क्या शुरुआत कर रहा है, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग में जो है कमी आ रही है। तो इसके माध्यम से दोबारा से इन्फेक्शन के बीज बोए जा सकते हैं, ये एडिटोरियल बात करता है। आगे देखते हैं कि द सेंटर इज इटसेल्फ नॉट इन अ हैप्पी प्लेस फाइनेंशियली। अब देखो द सेंटर, भाई केंद्र सरकार जो है ना वो स्वयं अपने आप में भी नॉट इन अ हैप्पी प्लेस फाइनेंशियली, कि भाई केंद्र सरकार जो है ना उसकी खुद की हालत जो है ना वह आर्थिक रूप से अच्छी नहीं है। बट इट एटलीस्ट, लेकिन अगर केंद्र सरकार के लिए हम बात करें तो कम से कम एटलीस्ट हैज़ द मीन्स, मीन्स का मतलब है माध्यम, टू रेप्लेनिश, रेप्लेनिश का मतलब होता है पुनः भरपाई करना, पुनः पूर्ति करना। इट्स फाइनेंसेस का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से पैसा, थ्रू कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल मीन्स। कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक, अनकन्वेंशनल मतलब गैर पारंपरिक। तो भाई केंद्र सरकार की भी जो है आर्थिक रूप से हालात तो ठीक नहीं है, लेकिन कम से कम केंद्र सरकार के पास अपने आर्थिक हालातों की भरपाई करने के लिए कुछ पारंपरिक और कुछ गैर पारंपरिक माध्यम हैं, कुछ पारंपरिक और कुछ गैर पारंपरिक उपाय हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर कैसे जो है केंद्र सरकार अपने जो आर्थिक हानि है ना उसकी भरपाई कर सकती है। इट अप्रोप्रिएटेड ऑलमोस्ट, अब ये जो शब्द है ना यहाँ पे अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए जो है निर्धारित करना, है ना, कि भाई आपने क्या किया, किसी पैसे को किसी विशेष उद्देश्य के लिए निर्धारित कर दिया है ना, तो उसको हम बोलेंगे अप्रोप्रिएटेड। इट अप्रोप्रिएटेड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बेनिफिट, है ना, एक तरीके से अप्रोप्रिएट का मतलब विनियोजित करना भी होता है ना। तो इट अप्रोप्रिएटेड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बेनिफिट ऑफ फॉलिंग ऑयल प्राइसेस थ्रू इंक्रीज इन ड्यूटीज। अब देखो क्या हुआ कि देखो केंद्र सरकार जो है ना किस तरह से अपने आर्थिक हालातों की भरपाई करने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार ने क्या किया कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बेनिफिट ऑफ फॉलिंग ऑयल प्राइसेस, जैसा कि हमें पता है कि भाई ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार ये जो तेल की कीमत है ना उनमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार तेल की कीमत में गिरावट आ रही है तो उसका परिणाम क्या है, उसका परिणाम यह है कि भाई भारत जो तेल खरीद रहा है ना, भारत विदेशों से, या भारत की जो तेल कंपनीज हैं वो विदेशों से तेल खरीद रही, उनको भी सस्ते में पड़ रहा है तेल। तो उसका परिणाम क्या होना था कि भारत के जो कस्टमर्स हैं उनको भी तेल, पेट्रोल और डीजल जो है एक तरीके से सस्ता हो जाना था, लेकिन वो सस्ता नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सस्ता? क्योंकि एक तरीके से जो सरकार है ना उन्होंने क्या किया, टैक्स को बढ़ा दिया। जैसे कि भारत सरकार ने क्या किया, ड्यूटीज़ बढ़ा दिया, जो जो ड्यूटी वसूली जाती है ना, जैसे कि 13 रुपये बढ़ा दिया किस पर, 13 रुपये अ लीटर ऑन पेट्रोल पे और 16 रुपये अ लीटर ऑन डीजल पे। अब देखो क्या हुआ कि ये जो 13 रुपये और 16 रुपये अतिरिक्त बढ़ा दिया, तो एक तरीके से जैसे कि पेट्रोलियम कंपनी से, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, सरल ही है कि भाई जैसे जो ये जो तेल कंपनीज है ना, इन्होंने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है तेल खरीदा इन्होंने, तो इनको तो सस्ता पड़ गया तेल। तो अब ये जो है सस्ते में जो है ग्राहकों को उपलब्ध कराती तेल, कस्टमर जो है उनको सस्ते में उपलब्ध कराती, लेकिन इनके ऊपर ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई, इनके ऊपर ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई है ना, इनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया कि भाई 13 रुपये ए लीटर आपको पेट्रोल पे बढ़ा दिया गया और 16 रुपये पेट्रोल पे। तो कुल मिला के ये जो भारत के कस्टमर्स हैं इनको तेल की गिरी हुई कीमत का जो लाभ प्राप्त होना था वो नहीं हो पाया। तो ये जो एक तरीके से लाभ प्राप्त होना था ना, तो ये लाभ किधर चला गया, ये लाभ चला गया केंद्र सरकार की जेब में, है ना, कि भाई ये जो तेल कंपनीज हैं इनको क्या करेगा, तेल कंपनीज पे आपने टैक्स बढ़ा दिया, तो ये जो बढ़ा हुआ टैक्स है ना, तो एक तरीके से तेल कंपनी सब क्या करेंगी, सरकार को जो है भुगतान करेंगी। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इस तरह के कुछ रास्ते हैं केंद्र सरकार के पास जिनके माध्यम से केंद्र सरकार क्या कर लेती है, अपने आर्थिक जो नुकसान है ना उसकी भरपाई कर लेती है। इन टू ट्रांसेस, ये जो लिखा हुआ ना ट्रांसेस, इस ट्रांसेस का मतलब होता है एक तरीके से भाग, हिस्सा। इन मार्च एंड अगेन लास्ट वीक, तो 2 बार जो है केंद्र सरकार ने ये काम किया है, एक तो मार्च में किया और अब अभी दोबारा अभी हाल ही में पिछले सप्ताह भी ये देखने को मिला कि फिर से जो है एक तरीके से पेट्रोल और ये जो डीजल है ना इन पर जो है ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई, इन पर जो है एक तरीके से टैक्स बढ़ा दिया गया। तो कस्टमर को नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये जो तेल कंपनीज है ना इनको जो है ये खर्चा उठाना पड़ेगा एक तरीके से, कि भाई तेल कंपनीज को जो लाभ हो सकता था ना ज़्यादा, वो लाभ नहीं हो पाएगा, है ना। आगे देखते हैं। इट रिसेंटली अनाउंस्ड, भाई केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा की, किस चीज़ की, एन इंक्रीज इन इट्स बोरोइंग बाय हाफ फॉर दिस फिस्कल, एन इंक्रीज इन इट्स बोरोइंग, कि भाई ये जो केंद्र सरकार उधार लेती है ना पैसा, तो मतलब एक तरीके से आधा
बोरोइंग बाय हाफ, कि भाई जितनी भी उधार ले रखा है ना केंद्र सरकार ने, उसका लगभग आधा जो है और जो है लेने वाली है वो, है ना, फॉर दिस फिस्कल, इस वित्तीय वर्ष के लिए। द बर्डन इज ऑन द सेंटर, ये भार किसके ऊपर है? केंद्र सरकार के ऊपर है। टू फाइंड द रिसोर्सेस, कि केंद्र सरकार जो है संसाधनों की तलाश करे। टू इमीडिएटली रिलीज द ड्यूज ऑफ द स्टेट्स, ड्यूज का मतलब है बकाया, ऑफ द स्टेट्स। अब देखो क्या होता है कि हर साल बजट पारित होता है, तो बजट के दौरान क्या करती है केंद्र सरकार? विभिन्न राज्यों के लिए निर्धारित करती है ना कि भाई किस राज्य को कितना पैसा दिया जाएगा, है ना। तो एडिटोरियल का कहना है कि भाई यह भार, यह उत्तरदायित्व तो केंद्र सरकार के ऊपर है कि वह किसी भी तरह से जो है संसाधन जुटाए और विभिन्न राज्यों को जो भी बकाया है ना बजट के अनुसार, जिस राज्य को जितना पैसा मिलना चाहिए उस राज्य को उतना पैसा सरकार जो है प्रदान करे। एंड ऑल्सो रीइम्बर्स, रीइम्बर्स का मतलब होता है एक तरीके से पुनः लौटाना, है ना, वापस लौटाना। एंड ऑल्सो रीइम्बर्स देम फॉर देयर कोविड-19 रिलेटेड एक्सपेंसेस। इसके अलावा राज्यों को केंद्र सरकार ये जो कोरोना वायरस से जुड़े हुए जो भी खर्चे हुए ना उसकी भी जो है भरपाई करे, भुगतान करे। आगे देखते हैं कि इट शुड सीरियसली कंसिडर, कि भाई केंद्र सरकार जो है उसको इट शुड सीरियसली कंसिडर, उसको जो है बहुत ही गंभीरतापूर्वक इस बात पर विचार करना चाहिए। कंसिडर करना मतलब ध्यान करना, विचार करना, मनन करना। रिलैक्सिंग द फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है राजकोषीय घाटा। क्या मतलब होता है राजकोषीय घाटे का? राजकोषीय घाटे का मतलब है कि भाई अगर केंद्र सरकार को जितनी इनकम होती है, केंद्र सरकार को इनकम होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल टैक्स के माध्यम से, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि टैक्स के माध्यम से केंद्र सरकार को जितना पैसा मिला, और फिर केंद्र सरकार खर्च भी तो करती है ना पैसा, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं, है ना, उसमें जो है सरकार अपना पैसा जो है खर्च करती है, सब्सिडीज देती है, उनमें जो है सरकार अपना पैसा जो है खर्च करती है। तो अगर इन दोनों में मामला असंतुलन है, यानी कि खर्चा तो हो गया आपका क्या ज़्यादा और आपको जो है रेवेन्यू मिला कम, तो क्या हुआ? राजकोषीय घाटा लग गया आपको, है ना, तो उसको कहेंगे घाटा। तो एडिटोरियल क्या कहेगा, क्या कहना चाह रहा है कि इट शुड सीरियसली कंसिडर रिलैक्सिंग द फिस्कल डेफिसिट लेवल्स ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम द करंट 3% लेवल टू एटलीस्ट 4.5% लेवल। तो ये जो राजकोषीय घाटे का लेवल है ना 3% है ना, इसको और बढ़ा देना चाहिए। कितना कर देना चाहिए? इसको 4.5% कर देना चाहिए। कुल मिला के सरकार को जो है एक तरीके से राजकोषीय घाटे को और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, है ना। ये एडिटोरियल यहाँ तक बात करता है। आगे देखते हैं कि जस्ट एज इट शुड रिलैक्स इट्स ऑन लेवल टू, कि भाई राज्यों से संबंधित जो राजकोषीय घाटा है उसको भी जो है एक तरीके से क्या कर देना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। जैसे कि इसको खुद का राजकोषीय घाटा जो है ना उसको बढ़ा देना चाहिए। जस्ट एज इट शुड रिलैक्स इट्स ऑन लेवल, कि भाई केंद्र सरकार का खुद का जो राजकोषीय घाटा है ना उसको तो बढ़ा ही देना चाहिए, साथ ही साथ विभिन्न राज्यों से जुड़ा हुआ जो राजकोषीय घाटा है उसको भी जो है बढ़ा देना चाहिए। द स्टेट्स शुड एटलीस्ट बी एबल टू बोरो मोर, कि भाई जो विभिन्न राज्य हैं कम से कम वे इस योग्य होने चाहिए कि वे ज़्यादा उधार ले सकें। द सेंटर शुड ऑल्सो गिव स्टेट्स द फ्रीडम, केंद्र सरकार को विभिन्न राज्यों को यह स्वतंत्रता भी देनी चाहिए टू रीस्टार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि भाई विभिन्न राज्य जो है ना वह अपनी आर्थिक गतिविधियों को पुनः शुरू कर सकें बेस्ड ऑन, इस आधार पर देयर ऑन असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब है मूल्यांकन, कि भाई केंद्र सरकार को राज्यों से यह कह देना चाहिए कि विभिन्न राज्य जो है अपने स्तर पर जो है मूल्यांकन करें और देखें कि किन आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत की जा सकती है ना, और वे राज्य जो है आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत करें। भाई देखो हमें पता है अच्छी तरीके से कि रेड जोन है, ऑरेंज जोन है और ग्रीन जोन है, तो कम से कम ग्रीन जोन में जो है हम क्या कर सकते हैं? कुछ आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत कर सकते हैं, ऑरेंज जोन में भी कुछ हद तक कर सकते हैं ना। तो विभिन्न राज्यों को जो है देखना चाहिए कि कहाँ पर आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत की जा सकती है और वहाँ पर जो है करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते हम हर जगह हालात जो है बिल्कुल, हर जगह हालात जो है ना एक जैसे नहीं है। कोरोना वायरस का प्रभाव कहीं बहुत ज़्यादा है तो कहीं बिल्कुल ही कम है और कहीं है ही नहीं। आगे देखते हैं, नॉट ऑल स्टेट्स आर इन द सेम वायरस स्प्रेड पोजिशन, यही मतलब है इसका, नॉट ऑल स्टेट्स आर इन द सेम वायरस स्प्रेड पोजिशन, कि भाई सारे की सारे जो राज्य हैं आर इन द सेम वायरस स्प्रेड पोजिशन। वायरस स्प्रेड का मतलब है वायरस का फैलाव, कि भाई प्रत्येक जगह पर या प्रत्येक राज्य में वायरस का फैलाव जो है एक समान नहीं है। एंड विद इन ईच स्टेट, मतलब प्रत्येक राज्य में जो है वायरस का फैलाव जो है एक जैसा नहीं है। नॉट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स आर द सेम, और प्रत्येक राज्य में
विभिन्न जो ज़िले हैं ना उनकी भी कंडीशन अलग अलग है ना, कि भाई हम कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर राज्य में, किसी पर्टिकुलर ज़िले में कोरोना वायरस का प्रभाव ज़्यादा है, तो वहीं किसी अन्य ज़िले में जो है कोरोना वायरस का प्रभाव कम है। दिस हैज़ टू बी एक्नॉलेज्ड, इस बात को स्वीकारना चाहिए ना। एक्नॉलेज का मतलब होता है मानना, स्वीकारना, पहचानना। तो दिस हैज़ टू बी एक्नॉलेज है ना, यह बात को जो है हमें जानना चाहिए, इस बात को हमें समझना चाहिए। वाइल प्लानिंग अ फेज्ड लिफ्टिंग ऑफ द लॉकडाउन, वाइल प्लानिंग, दौरान, किस दौरान, प्लानिंग, जब हम योजना बना रहे हैं, फेज्ड लिफ्टिंग, फेज्ड लिफ्टिंग का मतलब है चरण दर चरण लॉकडाउन को हटाने की जब हम योजना बना रहे हैं, तो उस दौरान इस तथ्य का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस तथ्य को हमें पहचानना चाहिए कि भाई जो कोरोना वायरस है उसकी स्थिति हर जगह एक जैसी नहीं है। तो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, लॉकडाउन हटाना चाहिए और आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत करनी चाहिए। ग्रेटर लीवे, लीवे का मतलब होता है गुंजाइश, है ना, या फिर छूट कह सकते हो आप। ग्रेटर लीवे इन रीस्टार्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी विल रिलीव सम ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रेस, कि भाई अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश देंगे ना राज्यों को, है ना, कि भाई वे जो है अपनी आर्थिक गतिविधियों को पुनः से शुरुआत कर सकें, उसके लिए अगर उनको छूट दी जाएगी तो उसके माध्यम से क्या होगा, विल रिलीव सम ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रेस, उसके माध्यम से ये जो आर्थिक स्ट्रेस बना हुआ है, आर्थिक तनाव जो बना हुआ है ना, उसमें जो है कुछ राहत महसूस होगी, कुछ राहत मिलेगी। नॉट जस्ट ऑन द स्टेट्स बट ऑल्सो ऑन द सेंटर, राज्यों को तो राहत मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी जो है राहत मिलेगी। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, जिसमें जो है आर्थिक हालातों पर चर्चा की गई। कुछ वोकेब हम इसकी देखते हैं। तो इसको देखना, शेम्बल, है ना, इस शेम्बल का मतलब होता है कि ए स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, है ना, मतलब एक तरीके से डिसऑर्डर, है ना, गड़बड़ हालात होते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं क्या, शेम्बल, है ना। तो देखना इसको शेम्बल को, है ना। इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा करो, मैं बार बार बोलता हूँ आपको, है ना, हिंदी में मत देखा करो, है ना। हिंदी में तब देखा करो जब इंग्लिश आपके समझ में नहीं आ रही हो, है ना। हिंदी में मत देखा करो किसी भी शब्द को ना, इंग्लिश टू इंग्लिश समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश ही ज़्यादा सही होते हैं। कभी कभी तो क्या होता है, जैसे मैं इस इंग्लिश का जब चेक करता हूँ ना मीनिंग, कभी कभी तो हिंदी में मिलता ही नहीं है, वो हिंदी में है ही नहीं, वो मतलब गूगल पे अवेलेबल ही नहीं है। तो फिर मैं क्या है अपने हिसाब से बनाता हूँ, तो उसमें क्या है गड़बड़ होने की संभावना रहती है। तो इंग्लिश टू इंग्लिश चेक करने की कोशिश किया करो, अगर फिर ना आए तब आप हिंदी देख सकते हो। और जब आप इंग्लिश टू इंग्लिश चेक करने के बाद हिंदी पे जाओगे ना, तो समझ में भी आ जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो अगला है वामी। इस वामी शब्द का मतलब होता है कि भाई कोई भी एक मैजिकल स्पेल, मैजिकल स्पेल मतलब एक जादुई अवधि, या फिर कोई भी एक ऐसी ताकत दैट कॉजेज समवन टू हैव ए डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट टाइम, कोई भी एक ऐसी ताकत जिसके चलते आपको जो है कठिन, जो है ना, कठिन समय या फिर आपको बाधा का सामना करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं वामी, है ना। एक तरीके से आप बाधा, या फिर इसको बोल दो मार, जैसे हमने पढ़ा था ना कि ट्रिपल वामी, ट्रिपल वामी का मतलब तिहरी मार, है ना। तो एक तरीके से बाधा, अनप्लीजेंट टाइम आ जाए आपका, तो उसको हम बोलेंगे वामी। अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब है कारण होना, किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी होना। बी द रीज़न और एक्सप्लेनेशन फॉर, है ना, किसी चीज़ का कारण होना। बीफ ऑफ, बीफ ऑफ समथिंग का मतलब है कि किसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देना, है ना। बीफ अप का मतलब है कि भाई किसी चीज़ को जो है सपोर्ट, है ना, किसी चीज़ को जो है ताकतवर बनाना, स्ट्रॉन्गर बनाना, है ना। टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर और मोर इफेक्टिव स्पेशली बाय एडिंग मोर सपोर्ट, किसी चीज़ को आप क्या कहते हो, आप अपना और सपोर्ट प्रोवाइड कराते हो उसे, ताकि और मजबूत बनाया जा सके, है ना। तो उसको बोलते हैं बीफ अप करना, किसी चीज़ को, है ना, मजबूत बनाना। अगला देखते हैं, रेन इन समथिंग और समवन, रेन इन समथिंग और समवन, कि भाई किसी की भी लगाम खींचने का मतलब है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करना। टू कंट्रोल अनडिजायरेबल एक्टिविटी, है ना, और ग्रोथ, और कंट्रोल समवन हु इज़ बिहेविंग बैडली, कि भाई कोई भी व्यक्ति है वह बुरी तरीके से व्यवहार कर रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, है ना, तब हम प्रयोग करते हैं रेन इन। तो एक समथिंग या समवन, है ना, किसी भी चीज़ के लिए हम रेन इन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेन इन का मतलब है किसी को कंट्रोल करना, रोक लगाना, किसी पर लगाम खींचना। आउटलेट, आउटलेट का मतलब होता है ये जो बिक्री केंद्र बने होते हैं ना, उनको बोलते हैं आउटलेट। फ्लाउट, इस फ्लाउट शब्द का मतलब होता है अवहेलना करना, या फिर एक तरीके से कानून का उल्लंघन करना, या फिर हम इसको जो है ना उपहास करने के शब्द में भी जो है उपयोग करते हैं, कानून का मजाक उड़ाना, है ना, खुलेआम कानून का उल्लंघन करना। तो इस तरह से भी हम इस फ्लाउट शब्द का उपयोग करते हैं। तो दोनों तरह से, उल्लंघन करना, अवहेलना करना, या फिर एक तरीके से उपहास करना, है ना। अगला देखते हैं, रेप्लेनिश। रेप्लेनिश का मतलब होता है पुनः भरपाई करना। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है जैसे कि कोई पैसा है, उसको आपने क्या किया, किसी विशेष उद्देश्य के लिए अलग से रख दिया, तो उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएट, है ना, किसी विशेष उद्देश्य के लिए पैसा रखना। ट्रांच, इसका मतलब होता है भाग या फिर हिस्सा। इसके बाद है
रीइम्बर्स का मतलब है कि भाई जो पैसा आपने लिया उसको वापस लौटाना, भुगतान करना, वापस देना। और लीवे है ना, लीवे को याद कर लेना, अच्छी तरीके से देख लेना, आता रहता है अक्सर। लीवे का मतलब होता है गुंजाइश।